गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जो शायद पहली नजर में किसी व्याकरण की किताब का कोई बहुत ही साधारण सा पन्ना लगे। हाँ, आमतौर पर लोग व्याकरण को थोड़ा नीरस ही मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में ये भाषा का एक बेहद शानदार और जादुई टूल है। मेरा मतलब है, आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा, जिसे समास कहा जाता है। और इसे समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बहुत ही बेहतरीन है। एकदम सही। हमारे पास आज नोट्स और कुछ बहुत ही कमाल की स्लाइड्स का एक पूरा स्टैक है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करता है। इस चर्चा का हमारा जो मूल मिशन है वो ये समझना है कि कैसे बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली शब्द में समेटा जाता है। ये एक तरह की कला है जिसे इंसान सदियों से इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, और हमारी स्रोत सामग्री की पहली स्लाइड को देखते ही मुझे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ आई। मेरा पहला आहा मोमेंट कह सकते हैं इसे। इसमें बताया गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ ही है संक्षिप्तीकरण। यानी किसी चीज को सघन बनाना। जी, अंग्रेजी में कहें तो कॉम्पैक्शन। अगर हम इसे विजुलाइज करें तो ये एक ऐसी मशीन की तरह है जो ढेर सारे बिखरे हुए शब्दों को एक साथ दबाकर उन्हें छोटा और मजबूत कर देती है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि लंबी लंबी बातों को एक शब्द में कह देना ही समास की असली कला है। ये भाषा को सुंदर तो बनाता ही है, उसे एक धार भी देता है। सोचने वाली बात है, अगर कहना हो कि वह जो राजा का पुत्र है आ रहा है, तो ये कितना लंबा लगता है। हाँ, बोलने में थोड़ा अजीब और बिखरा हुआ सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन इसी संक्षिप्तीकरण की कला से हम सीधे कह सकते हैं राजपुत्र आ रहा है। बात का वजन भी बढ़ गया और समय भी बच गया। यह बहुत ही सटीक उदाहरण है। राजपुत्र सुनते ही दिमाग में तुरंत एक छवि बन जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले हमारी स्लाइड्स में एक बहुत ही अहम क्लैरिफिकेशन दिया गया है। एक बहुत ही आम उलझन के बारे में। हाँ, एक तरह का एग्जाम अलर्ट है ये। यह समास और संधि के बीच का अंतर है। अक्सर लगता है कि दोनों चीजों को जोड़ ही तो रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। वही तो नोट्स बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि समास में शब्दों का मेल होता है, जैसे अभी हमने राजा और पुत्र को मिलाया, जबकि जो संधि होती है उसमें वर्णों यानी अक्षरों का मेल होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो समास एक वैचारिक प्रक्रिया है जहां अर्थ मिलते हैं, और संधि एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है जहां आवाजें टकराती हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्या बात है, अर्थ बनाम आवाज। तो चलिए अर्थों को मिलाने की इस प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। हमारे नोट्स के अनुसार इसके 6 मुख्य प्रकार हैं। हम इन्हें एक पजल और नंबर्स के खेल की तरह देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विलोम की जोड़ी की, यानी द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास भाषा का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। इसमें दोनों ही पद यानी पहला और दूसरा शब्द प्रधान होते हैं। मतलब कोई भी शब्द कमजोर या छोटा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, दोनों का अपना स्वतंत्र और बराबर का महत्व होता है। इसे पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक स्लाइड्स में दी गई है। जब इनका विग्रह करते हैं तो बीच में और या आता है, और अक्सर जुड़े होने पर बीच में एक योजक चिन्ह यानी डैश होता है। और ये अक्सर एक दूसरे के विलोम या ऑपोजिट्स होते हैं, जैसे माता पिता या सुख दुख। सही कहा। दिन रात, लाभ हानि, ये सब इसी के उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। मैं इसे छात्रों के लिए एक ट्रैप कहूंगी। स्लाइड में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर दो शब्दों के बीच डैश है लेकिन वे एक दूसरे के विलोम नहीं है या उनमें बराबरी का भाव नहीं है, तो वहां द्वंद्व समास नहीं होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। योजक चिन्ह सिर्फ एक संकेत है, कोई अंतिम नियम नहीं। असली पहचान उस बराबरी के भाव में है। बिल्कुल। अब इस पजल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो है द्विगु समास। ये मुझे पूरी तरह से नंबर्स का खेल लगा। हाँ, द्विगु समास को सीधे तौर पर संख्याओं से जोड़ा जा सकता है। इसका पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। जहां बात की शुरुआत ही गिनती से हो रही हो। बिल्कुल, जहां संख्या की प्रधानता हो और वो किसी समूह का बोध हराए। सबसे क्लासिक उदाहरण है नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह। या फिर त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। मतलब शुरुआत में नंबर दिखा तो द्विगु समास होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। एकदम सही। ये भाषा की ताकत है कि कैसे एक छोटा शब्द
पूरी संख्या और समूह को सामने रख देता है। नंबर्स के बाद अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर पहला शब्द कोई संख्या हो सकता है, तो कोई खासियत बताने वाला शब्द भी तो हो सकता है। इसे मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देखती हूँ, जो किसी चीज की खासियत को बड़ा करके दिखाता है। आप कर्मधारय समास की बात कर रही हैं। ये उपमा बहुत ही सटीक है। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। आसान शब्दों में कहें तो यह किसी संज्ञा की खासियत बताता है। हाँ, इसका काम ही है छिपे हुए गुणों को निखार कर सामने लाना। इसे पहचानने की ट्रिक भी बहुत दिलचस्प है। समास विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान आता है। जैसे नोट्स में एक उदाहरण है, नील कमल। यानी नीला है जो कमल। बिल्कुल। या फिर हमारी रसोई वाली काली मिर्च, काली है जो मिर्च। और चंद्रमुखी, जिसका मतलब है चंद्र के समान मुख वाली। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर्मधारय समास भाषा को कितना चित्रात्मक बनाता है। लेकिन यहाँ एक एग्जाम अलर्ट ध्यान में रखना है। वो क्या है? इस समास में हमेशा किसी संज्ञा की तुलना या विशेषता को ही प्रकट किया जाता है। अगर विशेषता का भाव नहीं है तो वो कर्मधारय नहीं हो सकता। नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब विशेषताओं से आगे बढ़कर एक ऐसे समास पर आते हैं जो थोड़ा मजाकिया भी है और दिलचस्प भी, अव्ययी भाव समास। मैंने इसके लिए नोट्स में लिखा देखा कि जहां पहला पद राजा हो। हाँ, पहला पद राजा होता है। ये इसे समझने का बहुत अच्छा तरीका है। तकनीकी रूप से प्रथम पद ही प्रधान होता है और वही पूरे शब्द को अव्यय बना देता है। अव्यय मतलब जिस पर लिंग, वचन या काल का कोई असर न पड़े, राइट? बिल्कुल, वो हर स्थिति में एक जैसा रहता है, बिल्कुल एक राजा की तरह जो अपनी जगह से नहीं हिलता। इसे डिकोड करने के लिए 2 ट्रिक्स दी गई हैं। पहली ट्रिक है कि शुरुआत अक्सर उपसर्ग वाले शब्दों से होती हैं, जैसे आजीवन, प्रतिदिन या यथा समय। इनमें आ, प्रति, यथा ये सब उपसर्ग हैं जो पूरे शब्द को अव्यय में बदल देते हैं। प्रतिदिन हमेशा प्रतिदिन ही रहेगा, कभी प्रतिदिनों नहीं होगा। और दूसरी ट्रिक तो और भी मजेदार है। अगर एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे रातों रात या दिनों दिन, हाँ, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। और यहीं पर वो एग्जाम अलर्ट आता है जिसे हमने द्वंद्व समास के वक्त छोड़ा था। अगर बीच में डैश हो लेकिन शब्द बिल्कुल सेम हो, जैसे रात रात, तो वो द्वंद्व नहीं होगा, वो अव्ययी भाव होगा। ये पिछले नियम का परफेक्ट अपवाद है। ये इस बात का प्रमाण है कि व्याकरण कितनी तर्कसंगत व्यवस्था है। जब दो विरोधी शब्द टकराते हैं तो द्वंद्व पहला होता है, लेकिन एक ही शब्द खुद को दोहराता है तो वो अव्यय बन जाता है। अब तक की चर्चा बहुत लॉजिकल रही है, लेकिन अब हम जिस तीसरे सेक्शन में जा रहे हैं वो इन सबसे अलग खेल खेल रहा है, इशारे किसी तीसरे की तरफ। हम बात कर रहे हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास सबसे अलग और सबसे विशिष्ट है। इसमें दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे ही पद का बोध होता है। मतलब शब्द कुछ और कहेगा लेकिन दिमाग में तस्वीर किसी और ही चीज या व्यक्ति की बनेगी। जैसे मोर पंख देखकर तुरंत भगवान कृष्ण याद आते हैं। बिल्कुल, सबसे अच्छा उदाहरण है दशानन, 10 मुख हैं जिनके। अब 10 देखकर कोई इसे द्विगु समास सोच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाक्य सुनते ही दिमाग में सीधे रावण की छवि आती है। 10 और मुख दोनों ने अपना अर्थ खो दिया और एक तीसरा अर्थ रावण प्रधान हो गया। ऐसे ही नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, जो शिवजी के लिए आता है, और लंबोदर लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और एग्जाम अलर्ट उठता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण टिप। अगर नीलकंठ में नीला विशेषण है तो ये कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों के लक्षण दिखा रहा है। परीक्षा में किसे चुने? परीक्षा में हमेशा बहुव्रीहि को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि विशेष अर्थ सामान्य अर्थ से बड़ा होता है। कोई भी नीले गले वाला पक्षी नीलकंठ हो सकता है, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन हमारी संस्कृति में ये शब्द शिवजी के लिए रिजर्व हो चुका है। बहुव्रीहि समास भाषा और संस्कृति का वो गहरा संबंध दिखाता है। वाव! अर्थ की इतनी गहराई में जाना सच में एक अलग अनुभव है। अब हम अपने आखिरी मुख्य सेक्शन पर आते हैं। ये एक ऐसा समास है जो कारक चिन्हों को छुपाने वाला मास्टर है। तत्पुरुष समास और उसकी चाबियां। मैं इसे वॉल्ट एंड कीज के खेल की तरह देखती हूँ। ये एक छिपे हुए मास्टर की तरह काम करता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और बीच के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे को, से, के लिए, का, में, पर, ये सब छिप जाते हैं।
स्लाइड में बहुत अच्छा उदाहरण है मतदाता। जिसका अर्थ है मत को देने वाला। यहाँ को छिपजा था जो कि कर्म तत्पुरुष है, और सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, जहाँ के लिए गायब था। इसलिए नोट जोर देते हैं कि इसे पहचानने के लिए कारक चिन्हों की पूरी टेबल मुजबानी याद होनी चाहिए। वही इस ताले की चाबियां हैं। तो चलिए इन चाबियों को जल्दी से डिकोड करते हैं। करण तत्पुरुष जिसका चिन्ह से या के द्वारा है, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। फिर अपादान तत्पुरुष, इसमें भी से आता है लेकिन अलग होने के अर्थ में, जैसे भयभीत, भय से भीत। और संबंध तत्पुरुष जहाँ का के की आता है, जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न। और अंत में अधिकरण तत्पुरुष जिसके चिन्ह में पर हैं, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, या आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था, एग्जाम अलर्ट भी कह सकते हैं इसे। करण और अपादान दोनों में से आता है, लेकिन उनके पीछे का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है। करण में से एक साधन है और अपादान में से का अर्थ अलग होना या डरना है। मैं इस सूक्ष्म अंतर को पकड़ने की सच में तारीफ करूंगा। अपादान अलगाव दिखाता है और करण जुड़ाव। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग चीजों को कैसे जोड़ता और अलग करता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हम देख सकते हैं कि समास सिर्फ व्याकरण का कोई नीरस नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह भाषा को सुंदर, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने का एक शानदार टूल है।